हाँ, तो एक क्वेश्चन हमने और लिखवाया था जिसमें बताया था कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का बाकी दूसरे कंसेप्ट से डिफरेंशिएट करना, ये क्वेश्चन भी जो है पेपर में कई बार आता है। ये मैं बोलना चाहता हूँ प्री और मेंस वगैरह में, दोनों में। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में हमने क्या बोला था कि भाई मंडे को हम क्या करेंगे? अदिति, कुछ याद आ रहा है? सर हमारा लीव हो गया था नेटवर्क इशू के लिए। संदीप? सर हमने मंडे के लिए माइनर का रखा था, पार्टनर्स में माइनर माइनर का वाला रखा जो था। सेक्शन 3। चलिए, जी तो सर अभी हमने मंडे के लिए जैसा संदीप जी बता रहे हैं कि हमने माइनर क्या लिखा था कि भाई क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, ये एक पॉइंट हमने इसमें रखा था। ठीक है। उसके बाद इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, वाइडेबल होता है, या वाइड एब इनिशियो होता है? बोलिए संदीप। अदिति? सर, इसमें वॉइड एब इनटू होता है, वॉइड इनटू नहीं, ABIN। वाइड एब इनिशियो, ये लैटिन मैगजीम हाँ है, ये जिसका मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, पेरेंट लॉ है, उसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी को भी एग्री होना पड़ेगा। एग्री होने के साथ कंपिटेंट पार्टी होनी चाहिए। मतलब उन कंपिटेंट पार्टी के लिए क्या मतलब समझाया उन्होंने आगे चल के, कि मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और किसी कानून ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकम्पिटेंट डिक्लेयर ना करा हो, कंपिटेंट हो वो, कानून ने उसको कोई बार नहीं लगा रखा हो, डिस्क्वालीफाई नहीं कर रखा हो। तो इसमें जो पहली कंडीशन उसमें लिखी कि मेजर होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए क्या होना चाहिए? मेजर। और यहां हम उसके अपोजिट एक लाइन को पढ़ रहे हैं कि क्या माइनर को पार्टनरशिप, अभी आपने नेचर ऑफ पार्टनरशिप में अदिति पढ़ा कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप एक रिलेशन बिटवीन दी टू पर्सन, टू और मोर पर्सन रिलेशन, कि वो एक संबंध बनाते हैं दो व्यक्ति व्यापार करने के लिए, जिनका एंड पर्पस प्रॉफिट करना है, और बिजनेस को चलाना भी तो पड़ेगा। तो दो व्यक्तियों का रिलेशन में इन्होंने कहा कि क्या माइनर बन सकता है? तो इन्होंने कहा कि माइनर को भी हम पार्टनर के तौर पे ले सकते हैं, पर उसकी अलग नियम कानून कायदे बनाए गए, बताए गए, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। तो सर ये यहां तक इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, उसमें मेजर और माइनर की क्या भूमिका होती है, माइनर को सामान्य तौर पे हम पार्टनर नहीं कह सकते, कुछ विशेष परिस्थिति होती है जहां पे माइनर पार्टनर के तौर पे काम कर सकता है। अब इसमें ये देखना है हमने कि उसके लिए फिर उन्होंने क्या क्या कंप्लाइंस रखी है, भाई क्या उसकी ड्यूटी है, क्या काम है, ये सारी बात उसने रखी गई है। तो सर आप इसमें ध्यान रखेंगे आदित्य जी, खान जी, कि इसका सिर्फ एक ही सेक्शन है। इसको इंट्रोडक्शन के लिए आप इसकी डेफिनेशन क्लोज लिख सकते हो, ठीक है। और पर मेन तौर पे क्या माइनर को पार्टनरशिप में पार्टनर बनाया जा सकता है, इससे रिलेटेड सिर्फ एक सेक्शन है जो कि बात करता है 30। हाँ, एक सेक्शन और है, अभी आपने पढ़ा इनकमिंग पार्टनर लास्ट डे, उसमें लिखा था कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप में आ सकता है, उसके लिए सबकी कंसेंट होना जरूरी है। यहां तक ठीक है?
और आपने खुद पढ़ा बेटा उसमें खान जी, आदित्य जी, सिमरन जी, संदीप जी, राजीव जी, आपने खुद पढ़ा, उसमें लिखा था सब्जेक्टेड टू दी सेक्शन 30 ऑफ दी पार्टनरशिप एक्ट, कि किसी भी व्यक्ति को तो पार्टनर बनाया जा सकता है, पर उसमें धारा 30 जो कि माइनर से रिलेटेड है, माइनर के लिए अलग से नियम कानून कायदे बनाए हैं, उन धाराओं का भी पालन करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई पार्टनरशिप में एंटर होना चाहता है तो क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सारे पार्टनर को क्या देखना पड़ेगा, वेदर सच पर्सन इज मेजर और माइनर। अगर वो मेजर है तो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग चला जाएगा, और अगर वो माइनर है तो उसके लिए सेक्शन 30 में हमें आना पड़ेगा, 30 के नियम कानून कायदे बताने पड़ेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, यहां तक। तो सर सेक्शन 30 में टोटल 8 सब क्लोज बताए गए हैं, बाकी इसमें केस लॉ भी लिखा हुआ है, वो सारा आपका जो ये है बेयर एक्ट है, इसी में ही केस लॉ लिखे हुए है, कोई ऐसा नहीं है लैंडमार्क जजमेंट ऐसा जिसका आप ज्यादा ध्यान रख सके। मोटे तौर पे मैंने आपको लैंडमार्क जजमेंट लिखवाए हैं अदिति, सिमरन, संदीप जी। वो आपका नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, जिसमें मैंने लिखवाया कोर्ट वर्सेस हिकमैन, पहला पॉइंट। दूसरा हमने इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के केस में लिखवाया लून करण सेतिया वर्सेस जोन्स करके, और एक उसमें लिखवाया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जयलक्ष्मी राइस मिल एंड कॉन्ट्रैक्टर करके, ये केस मैंने लिखवाया आपको। तो ये 3 केस लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो सर अब इसमें हम बात करेंगे माइनर की और इसके 8 बताए गए नियमों की। चलिए सर, तो सर इसमें 8 सब रूल में से पहला सब रूल कहता है कि माइनर को पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, सामान्य रूल, पर अनलेस अनटिल प्रोवाइडेड बट कब बनाया जा सकता है, माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। पहला रूल पकड़ में आया संदीप, अदिति? चलिए उसके बाद पढ़िए दिखा अदिति जी। Section chapter 4, section 30. Minors admitted to the benefits of partnership. Subsection 1. A person who is a minor according to the law to which he is subject may not be a partner in a firm, but with the consent of all the partners for the time being, he may be admitted to the benefit of the partnership. तो बेटा आपने खुद देखा पहले सेंटेंस में इन्होंने माइनर को फर्म में पार्टनर होने से मना किया है, जनरल रूल, जबकि बाद में इन्होंने उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए पार्टनर के तौर पे एडमिट किया जा सकता है अगर बाकी सारे पार्टनर इसके लिए सहमति दे दे तो। एनी डाउट अदिति जी? चलिए बताइए खान जी क्या कहना चाहते हैं सेक्शन ये? चलिए बेटा आपकी आवाज बहुत दूर से लग रही है मुझे। सर अभी आ रही है प्रॉपर? हाँ अब आ रही है। सर सेक्शन फर्स्ट कहना चाहता है कि माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते हैं, बट उसको बेनिफिट्स के लिए
पार्टनर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भाई जब उसको पार्टनर बना दिया दीदी, सिमरन जी, संदीप जी, तो अब उसके भी वही राइट ड्यूटी है जो बाकी पार्टनरों की है। उसको क्या मिलेगा, क्या उसे देना पड़ेगा, किन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी बातें भी तो इस सेक्शन में आनी चाहिए। तो इसके सब रूल 2 में बोला कि जब कोई माइनर किसी फर्म में मेंबर बन जाएगा, मतलब पार्टनर बन जाएगा, तो उसका क्या क्या अधिकार मिलेंगे, उसको क्या राइट मिलेंगे। तो सर उसको राइट मिलेगा, पहले जो फर्म का प्रॉपर्टी है, जो फर्म का प्रॉफिट है, तो उसको क्या मिलेगा, उसमें शेयर, शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द शेयर इन द प्रॉफिट। तो उसको क्या मिलेगा, फर्म में पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा मिलेगा, और फर्म से पार्टनरशिप से जो फायदा होता है उसमें हिस्सा मिलेगा। पहला पॉइंट ठीक है यहां तक है संदीप जी। उसके बाद दूसरा उसका राइट है कि उसको फर्म के अकाउंट को अकाउंट तक पहुंचने का, उसको जांच करने का और उसकी कॉपी लेने का, ये 3 राइट उसको मिलेगा। फर्म में अगर जब आप फर्म शुरू करते हो तो आप रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करोगे अदिति जी, और शुरू में तो दिन में क्या लिखोगे जी, 2 प्रोडक्ट बेचा और भाई 50 रुपए आए। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट चल गया, अगर आपका प्रोडक्ट चल गया तो 2 से आपको 2000 का काम मिलेगा, फिर 2 लाख का काम मिलेगा, फिर 2 करोड़ का मिलेगा, फिर 2 अरब का मिलेगा, फिर 2 खरब का मिलेगा। जब इतने बड़े एक्सपेंड हो जाएगा तो वहां पे अकाउंट को मेंटेन करना ही एक बहुत बड़ा काम है। और जैसे जैसे अकाउंट बढ़ेंगे वैसे वैसे उसमें घपले के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कहना चाहता है कि भाई कोई भी पार्टनर हो, उसको प्रेजेंट में अपने पार्टनरशिप फर्म की क्या पोजीशन है इसको देखने का राइट है, उसको इंस्पेक्ट करने का राइट है, जांच करने का अधिकार है, और साथ ही साथ उसकी कॉपी लेने का भी अधिकार है। जब ये राइट और पार्टनर को है तो हमने ये राइट माइनर को भी दिया है। एक शेयर का राइट, एक अकाउंट को अकाउंट तक पहुंचने, उसकी जांच करने और उसकी कॉपी प्राप्त करने, ये राइट आपको माइनर के पार्टनर बनने पर मिलता है। पढ़िए संदीप जी। Section 30 clause 2 such minor has a right to such share of the property and of the profit of the firm as may be agreed upon, and he may have access to and inspect and copy any of accounts of the firm। इसमें यही बोला है कि उसको जो और पार्टनर्स के जो राइट्स हैं वो राइट्स उस माइनर को भी मिलेंगे, जिस चाहे उसमें प्रॉपर्टी हाँ, में शेयर का हो, चाहे उसमें पैसे का हो, या फिर उसमें भाई कोई अकाउंट्स की कंपनी का जो फर्म का जो अकाउंट है उसकी इंस्पेक्शन करनी हो या फिर उसकी कॉपी देनी हो, तो वो उसकी निगरानी भी कर सकता है। सेम राइट है अदिति, बट यहां लिखा हुआ है जैसा एग्रीड है। अगर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कब लगाई, जब वो पार्टनर बनाया, उन्होंने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई बाकी मेंबर तो हर महीने चेक कर सकते हैं, लेकिन जो माइनर है वो साल में 2 बार करेगा। तो क्या आप इसको अनरीजनेबल बोल सकते हो अदिति? सर फिर से रिपीट कर सकते हैं?
थोड़ा अमीन ने बोला कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई माइनर तो, मेजर तो हर महीने अकाउंट को इंस्पेक्ट करेगा, असेस करेगा और कॉपी भी ले सकता है, पर माइनर जो है वो बच्चा होता है, इसको इतनी समझ नहीं होती, तो उसको क्या है कि साल में 6 महीने में एक बार ही अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का राइट दिया जाएगा। इसके लिए वो राजी हो गए सारे। तो क्या ये रीजनेबल है, अनरीजनेबल है, या हो सकती है, नहीं हो सकती है शर्त मिलके? सर्कस या मतलब रीजनेबल लग रहा है, वो बच्चा ही है। हाँ, इसमें लिखा है ना बेटा, इसमें लिखा है such minor have a right to such share to the profit and the profit of share of the property and of the profit the firm has may be जैसा as may be agreed upon। तो जितना वो एग्रीड होंगे ना उतना ही तो मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप किस पे डिपेंड है? एग्रीमेंट पे। वो इक्वलिटी पे डिपेंड नहीं है बेटा। अगर कुछ नहीं लिखा तो सब बराबर, और अगर कुछ लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको समझाना चाहता हूं सर, कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप में हमें जो लॉ कह रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टी फ्री विल से किसी बात के लिए राजी होती है तो अदिति जी लॉ की मानी जाएगी या जो फ्री विल से पार्टी एग्री हुई है उसकी मानी जाएगी? सर फ्री विल विद द कोर्ट ही बोल रहा है, मतलब लॉ ही बोल रहा है। तो अगर फ्री विल से पार्टी की बात मानी जाएगी, ना कि लॉ की बात मानी जाएगी। ये इन्होंने कहा भाई शेयर सबका बराबर मिलना चाहिए, ये तो लॉ कह रहा है। लेकिन अगर वो एग्री होते ही उन्होंने कह दिया कि भाई माइनर को थोड़ा शेयर मिलेगा, मेजर को 10% मिलेगा, माइनर को 5% प्रॉफिट मिलेगा साल का, सब राजी हुए और इसी वजह से उसको पार्टनर बनाया, तो फिर उसको बाद में चैलेंज नहीं कर सकते जी आपने 5% क्यों दिया, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो तो सभी पार्टी जब उसको मेंबर बनाया पार्टनरशिप में, जब सभी व्यक्तियों ने अपनी सोच समझ करके उसको 10 की बजाय 5% के लिए बनाया, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये मैं बोलना चाहता हूं। अगर सभी पार्टी राजी है तो, उसके राजी होने के बाद अगर मेंबर बनाया तो ठीक है। अब यहां तक चलिए, उसके बाद अगला जो पॉइंट है, उन्होंने ये कहा कि अगर फर्म कोई काम करेगी तो उसके फर्म के कामों के लिए जो माइनर है वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। फर्म के काम के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए माइनर जो फर्म का मेंबर बन चुका है वो पर्सनली लायबल ना है। उसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी? सिर्फ उसकी लायबिलिटी जो उसको पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी में शेयर मिला है, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट में शेयर मिला है, वो शेयर ही लायबल रहेगा। ये नहीं है फर्म को नुकसान हो गया, फर्म की देनदारी आ गई तो माइनर की अपनी जमीन खोस लो। अपनी जमीन नहीं खोसी जाएगी, उसको जो हिस्सा मिला, मान लो 2 लाख मिला तो 2 लाख ले सकते हैं वैसा मुझसे। ये नहीं कि भाई उसके घर को नीलाम कर दे, ना ना ना, वो नहीं होगा सर। माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, ये मैं बोलना चाहता। और वो सिर्फ शेयर का एंटाइटल होता है और शेयर तक लायबल रहेगा। उसको शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में, उसको शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, लायबिलिटी भी शेयर तक रहेगी। माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, ठीक है।
हालांकि जो बाकी पार्टनर रहते हैं, अगर वो नुकसान होता है फर्म में, तो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द प्रॉफिट बट आल्सो पर्सनली लाइबल। ये मैं बोलना चाहता हूं। पढ़िए सहायक जी। Yes, sir. Sir, section 30, subclause 3. थर्ड, Such minor share is liable for the acts of the firm, but the minor is not personally liable for any such act. क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? सर, ये कहता है कि माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, बट सर माइनर का जो शेयर है ये लायबल हो सकता है। माइनर को पार्टनरशिप में पार्टनर बनाते समय जितने शेयर का कहा गया था, जितना शेयर उसको मिला है, उतना ही वो जो है फर्म के कामों के लिए लायबल होएगा। उससे ज्यादा वो अपने व्यक्तिगत तौर पे लायबल नहीं होएगा। ऐसी उसकी पर्सनल लायबिलिटी कोई इंश्योर नहीं करी गई लॉ ने। ये मैंने बोलना चाहा। ठीक है यहां तक संदीप जी? चलिए अगला एक पॉइंट कि फर्म का शेयर जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद उनका शेयर प्रॉफिट सब में एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चला जाएगा। सही बात है यहां तक? और अगर किसी को शेयर ना मिले, हमने कहा ना अकाउंट वगैरह का देखने का है, प्रॉफिट तो हो गया पर पार्टनर को शेयर ना मिल रहा, तो वो क्या करेगा? अभी हमने कहा था ना केस इफेक्ट ऑफ नॉन इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, हमने कहा था ना सूट फॉर अकाउंट, कि भाई आपका शेयर ना मिल रहा, वो कह रहा कम प्रॉफिट हुआ है, तो कह रहा अकाउंट दिखाओ। तो शेयर के लिए पार्टनर केस भी फाइल कर सकता है। पर ये सिचुएशन संदीप जी माइनर के केस में नहीं आएगी। माइनर जो कि फर्म के बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया था, उसको पर्सनली लायबल नहीं होता। वो सिर्फ फर्म की प्रॉपर्टी में से या प्रॉफिट में से शेयर लेता है, सिर्फ इतनी उसकी एंटाइटलमेंट है। इन दैट सर्कमस्टेंस सच माइनर शैल नॉट फाइल ए सूट फॉर हिज शेयर। अगर उसको शेयर नहीं मिल रहा तो वो कोर्ट में दावा डाल के शेयर प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए अभी उसमें सिचुएशन आएगी, अभी हम बताएंगे बेटा 7 नंबर और 8 नंबर में, जब वो मेजर हो जाए तो क्या करेगा उस केस में। या फर्म जब डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद जब सबकी लायबिलिटी, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, प्रॉफिट, तब जो है उसको वो शेयर मिलेगा, अलग से वो दावा नहीं कर सकता। खान जी बेयर एक्ट है? जी बेयर एक्ट है? बेयर एक्ट हाँ जी सर है। पढ़िए। Section 30, subclause 4, such minor may not sue the partners for an accounts or payments of his share of the property or profits बस of यहीं तक the ही पढ़िए, firm, यहीं तक ही save समझाइए। when favoring his connection with the firm, and in such case the amount of his share shall be determined by a valuation made as far as possible in accordance with the rules contained in section 48. बस यहीं तक। आदित्य जी नहीं सर, समझाइए। प्रोवाइड्स एक मिनट बेटा, एक मिनट खान जी बताइए। आदित्य जी जी सर।
सब रूल 4 क्या कहता है बेटा? सर जो माइनर है वो सू नहीं कर सकता है पार्टनर्स को अगर उसको पेमेंट नहीं मिलता है, जो उसका शेयर होता है प्रॉपर्टी में या फिर कोई भी प्रॉफिट होता है। अ, और अकाउंट को दिखाने के लिए कोई मना करे तो उसके लिए दावा नहीं डाल सकता। उसको कोई प्रॉपर्टी या प्रॉफिट में शेयर ना मिले तो इन कामों के लिए वो दावा नहीं डाल सकता। जैसा कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा और उसके बाद फर्म की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा, उसके बाद जो शेयर बाकी पार्टनरों को मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही माइनर को शेयर मिलेगा। अलग से दावा डालने का उसको राइट ना है। ये माइनर के लिए बोला है, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, यहां तक। अगला पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसमें कहा कि कभी भी 6 महीने के अंदर अंदर जो 6 महीने में बाद की 2 घटना में से जो बाद में होगी, मैं बोलना चाहता हूं अदिति जी, 2 घटनाओं में से जो घटना बाद में होगी 6 महीने के अंदर, तो उसमें माइनर को पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा इस बात का कि क्या वो अब पार्टनर बने रहना चाहता है या वो अब पार्टनर नहीं बने रहना चाहता। जब वो 2 सिचुएशन है यहां, जब वो माइनर से मेजर हो या जब वो फर्म में पार्टनर बन गया, इसका नॉलेज उसे हो। तो मेजर से माइनर हो गया अदिति तो उसके 6 महीने, या जब वो पार्टनर बना उसके 6 महीने, इन दोनों में से जो बाद में आएगा, अगर वो 13 साल का माइनर है और वो 6 महीने के अंदर उसको नॉलेज हो गई कि वो फर्म में पार्टनर हो गया, तो तब वो पब्लिक नोटिस देगा अदिति? क्यों? नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है बेटा विच एवर इज लेटर। इसका मतलब 13 से 14 साल के बीच में तो उसका कोई रोल ही नहीं आया। जब वो 18 से साढ़े 18.5 की रेंज में जाएगा, उस बीच में उसको पब्लिक नोटिस देके ये बताना पड़ेगा वेदर ही वांट टू बिकम पार्टनर कंटिन्यूइंग और नोट, क्या वो आगे एक पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं, इस बात का नोटिस करना पड़ेगा। अगर वो नॉलेज के 6 महीने के अंदर, मान ले वो 18 का हो गया और 6 महीने तक उसे नॉलेज ही ना है, तो 6 महीने तक उसने कुछ नहीं कहा करा, सॉरी, अगर वो ऐसा नोटिस 6 महीने में नहीं देता है तो उसको पार्टनर मान लिया जाएगा और उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो उसको भुगतने पड़ेंगे। अब ठीक है, यहां तक इन्होंने कहा 6 महीना माइनर से मेजर हो
या जब से उसको पार्टनर बना और उसको नॉलेज हुई, इनमें दो जो बात बाद में आती है, अगर मेजोरिटी बाद में आती है तो उसके 6 महीने के अंदर, अगर नॉलेज बाद में आती है तो उसके 6 महीने के अंदर आपको पब्लिक नोटिस करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिक फर्म के पार्टनर माने जाओगे। यहां तक ठीक है सहायक? Yes, sir, but how he will obtain the knowledge that he has been admitted in a partnership? तो फिर फैक्ट प्रॉब्लम के हिसाब से डिसाइड होगा सर। अभी अगला अगला कंसेप्ट हो रहा है, फिर और पकड़ में आएगा सहायक। पढ़िए 5 नंबर। Sir, पढ़ो। हाँ, Subsection 5. At any time within 6 months of his attaining majority or of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever date is later, such यहां तक person सिचुएशन है, यहां तक सिचुएशन है कि भाई माइनर से मेजोरिटी होने या नॉलेज होने, इन दोनों अवस्थाओं के 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा ऐसे आदमी को, वो आंसर दिया हुआ है। पढ़िए। such person may give public notice that he has elected to become or that he has not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards the firm. बताओ। सर ये दो कंडीशन का अंदर जो लेटर में आएगा whichever date is later, उसमें उस पर्सन को एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, एंड पब्लिक नोटिस के ऊपर ही डिपेंड होगा कि वो पार्टनर रहेगा कि नहीं रहेगा। और इस पब्लिक नोटिस से ही उसकी पोजीशन क्लियर होगी कि राइट नाउ क्या वो पार्टनर है तो उसकी क्या जिम्मेवारी है, और अगर वो पार्टनर नहीं है तो उसके क्या लायबिलिटी है। ठीक है, यहां तक है। आगे संदीप, आप पढ़ो संदीप। provided that if he failed to give such notice, he shall become a partner in firm on the expiry of said 6 month। यदि वो 6 महीने के अंदर नोटिस नहीं देता है तो उसको एज ए पार्टनर मान लिया जाएगा फर्म का। ठीक है, यहां तक है। यस सर। चलिए अगला जो पॉइंट है वो बात करता है, बोलिए। सर तो पब्लिक नोटिस है ना, इम्पोर्टेंट नहीं होता है? बोला होता है भाई। सर यहाँ पे लिखा है कि अगर वो फेल कर जाता है नोटिस देने के लिए तो वो पार्टनर हो जाएगा 6 महीने के बाद, मतलब वो पब्लिक नोटिस ही नहीं दे रहा है। बेटा हमने ये समझाने की कोशिश करी बार बार आपको कि पब्लिक नोटिस मैंडेटरी है उसको अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए, बट वो पब्लिक नोटिस ना दे रहा, फिर क्या करेंगे हम? हमने तो कहा पब्लिक नोटिस दो 6 महीने के अंदर। अगर नहीं दे रहा तो हम उसको पार्टनर ट्रीट करके जो भी उसका नफा नुकसान होगा वो उसके खिलाफ हो जाएगा। बताइए आदित्य जी। जैसे कि सर पब्लिक नोटिस होना आपको देना पड़ेगा, 2 कंडीशन दिया है। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि अगर आप फेल करते हो पब्लिक नोटिस देने के लिए तो आप पार्टनर हो जाओगे 6 महीने के बाद। तो नहीं हो जाओगे नहीं, अगर आप नोटिस नहीं दोगे तो आपके खिलाफ वो सेम कॉन्सिक्वेंस होंगे जो कि एक फर्म के में
पार्टनर के खिलाफ होते हैं। या तो आप पब्लिक नोटिस देके अपनी पोजीशन क्लियर कर दो कि भाई मैं पार्टनर बनना चाहता हूं या नहीं बनना चाहता। अभी वो उन दोनों के कॉन्सिक्वेंस आएंगे अदिति, अच्छा, ठीक है। अभी उसके दोनों के कॉन्सिक्वेंस आएंगे। बनना चाहते हो तो क्या फायदे नुकसान है, और नहीं बनना चाहते तो क्या फायदे नुकसान है। पर आप कुछ एक्शन ही नहीं करोगे, देन इट डीम टू बी एक्सेप्टेंस and you will be face consequence of such non compliance of your on your part। तो फिर आपके पार्ट पे नॉन कंप्लायंस के लिए जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे। अब ठीक है थोड़ा बहुत। चलिए, अब जैसा सहायक ने कहा कि भाई नॉलेज का कैसे पता लगेगा, तो सर फर्म तो थर्ड पार्टी तो सहायक माइनर के खिलाफ सू करेगी। माइनर क्या कहेगा, सर मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी कि मैं पार्टनर हूं, या मैं माइनर से मेजर हो गया, तो अब इसको प्रूव करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ किसका रहेगा सहायक? दैट पर्सन के ऊपर रहेगा जो माइनर से मेजर हुआ है। हाँ, तो अभी आपने जो क्वेश्चन करा उससे क्या फर्क पड़ा? Sir, he has to show that he did not had the knowledge, not the partners. आपने बोला ना जी नॉलेज कैसा पता लगेगा। अब वो तो जो ऑब्जेक्शन लेगा उसे प्रूव करना है कि भाई मेरे को नहीं पता था, मैं तो पार्टनर बन गया, या पार्टनर के बाद मेरे को नॉलेज के बाद नोटिस करना है, ये उसे प्रूव करना है। थर्ड पार्टी तो ये प्रूव कर सकती है कि भाई उसका नाम माइनर के तौर पे माइनर एज ए पार्टनर के तौर पे लिखा हुआ है, या उसका शेयर उसके अकाउंट में जा रहा है। जब आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, या आपको पार्टिसिपेट किया जा रहा है, आप डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर रहे हो, हाउ कैन यू से दैट you did not have any knowledge regarding your partnership? साहिक जी। Yes, sir. He must have the knowledge. तो सर नॉलेज तो जैसे ही आप पार्टनर बनोगे माइनर, तो डेफिनेटली सैकड़ों कंप्लायंस होती है बेटा, ठीक है, और Yes. प्रॉफिट आपको मिलता है, और आप उसके काम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जब फर्म के काम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां से शेयर ले रहे हो, वहां के अकाउंट को इंस्पेक्ट कर रहे हो, हाउ कैन यू से दैट भाई मेरे को नॉलेज नहीं थी? ये मैं बोलना चाहता हूं। बाकी तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा दीदी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ऐसे हम नहीं बोल सकते। चलिए सर आगे पढ़िए दिखा ये 6 नंबर अदिति। Subsection 6, where any person has been admitted as a minor to the benefits of the partnership in a firm, the burden of proving the fact. लिसन अदिति, पहले सिचुएशन बताइए। जब किसी माइनर को फर्म के बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जाता है, वहां क्या? अब आगे। The burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the person asserting that fact. तो
जो ये कहेगा कि भाई मेरे को नॉलेज नहीं है ऐसे एडमिशन की, मेजोरिटी के 6 महीने बाद भी, मेजोरिटी के 6 महीने बाद भी सहायक आप कहते हो कि आप माइनर हो और आप ये कहते हो भाई मेरे को तो नॉलेज ही ना है, तो प्रूव कौन करेगा सहायक? So the person who is saying that एसेट। आप माइनर हो, आपको हमने फर्म में पार्टनर बना दिया, आपको नॉलेज शुरू में हो जानी चाहिए और फिर भी नहीं हुई, फिर आप मेजर हो गए, 6 महीने के अंदर आपको नोटिस करना था, वो भी आपने नहीं किया, 6 महीने बाद आपके खिलाफ कोई लाइबिलिटी बन गई, आप क्या क्लेम कर रहे हो? सर मेरे को तो नॉलेज ही नहीं थी कि मैं इसमें वो हूँ, पार्टनर हूँ। तो प्रूव जो केस आपके खिलाफ डाल रहा है वो करेगा कि आपको नॉलेज थी या नहीं थी, या आप प्रूव करोगे कि मेरे को नॉलेज नहीं थी? अदिति। सर जो बोल रहा है कि मुझे नॉलेज नहीं था वो prove करेगा। हाँ, तो जिसने केस डाला है उसे प्रूव नहीं करना कि भी आपको नॉलेज नहीं थी, आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को नॉलेज नहीं थी, कि मेरे को नोटिस देना चाहिए था, वगैरह वगैरह। चलिए, उसके बाद अगली 2 सिचुएशन है बेटा, जो बात करती है अगर आप नोटिस देने के बाद इस बात का नोटिस देते हो कि क्या आप पार्टनर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते, उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो पहला पॉइंट है, अगर आप पब्लिक नोटिस इस बात का देते हो कि आप पार्टनरशिप फर्म में जो एज ए माइनर जो है मेंबर थे, अब आप उसमें मेजर होने के बाद इस फर्म में एक मेंबर बने रहना चाहते हो, पार्टनर बने रहना चाहते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 3 काम इन्होंने बताए। क्या 3 काम बताए इन्होंने? इन्होंने कहा अगर आप पार्टनर बने रहना चाहते हो तो फर्म की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में आप एंटाइटल रहोगे। पहला, आपकी राइट और लायबिलिटी जो कि पहले थी जब आप माइनर थे, तो अब आपके राइट और लायबिलिटी आगे भी चलती रहेगी। कब से? जब से आप फर्म के बेनिफिट के लिए एडमिट किए गए थे, तब से लेके अब के बाद भी आप थर्ड पार्टी के लिए अगेंस्ट में, बाहरी व्यक्ति के अगेंस्ट में फर्म जो भी काम करेगा, फर्म के कामों के लिए आपकी लायबिलिटी अदिति, फर्म की थर्ड पार्टी के खिलाफ किए गए कामों के लिए माइनर की मेजर होने के बाद, पब्लिक नोटिस देने के बाद उसकी लायबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी में बदल जाएगी और वो प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए एंटाइटल हो जाएगा। पढ़िए खान जी। तो साबिर को सब्सक्राइब भी। हेलो, वॉइस आ रही सर मेरी? हेलो। यस आ रही है पढ़ो आप आगे। Okay. Subclause D.
His share in the property and profits of the firm shall be the share to which he was entitled as a minor. बोले खान जी। सर फिर से पढ़ो। मैं बोल रहा हूं सेक्शन 7 सेक्शन 30 का सब रूल 7 जो कि माइनर को मेजर होने पर इस बात का नोटिस देने पर कि वो पार्टनर बने रहना चाहता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट आएंगे, पढ़िए। और section 30 subclause 7 where such person becomes a partner. A. His rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he becomes a partner, but he also becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done, pers- uh, done since he was admitted to the benefit of partnership. And तो इसने B. कहा, रुको रुको सर, कैमरा ऑन करो, तुम ऐसे पता नहीं लगता। तो सर इन्होंने कहा सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर, जब से माइनर पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए पार्टनर एडमिट हुआ तब से लेके अब तक मेजर होने के बाद पार्टनर की राइट एंड लायबिलिटी फर्म के कामों के लिए थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में माइनर की लायबिलिटी फर्म के ब्याह पर पर्सनली लायबिलिटी बन जाएगी। ये पहला रूल इन्होंने बोला। मतलब मोटी बात है कि माइनर जो है वो मेजर होने के बाद अगर एडमिट होना चाहता है फर्म में कंटिन्यू करना चाहता है तो वो अपने पिछले सारे कामों के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा। अदिति जी ठीक है। संदीप सेकंड बोलो संदीप। His share in the property and profits of the firm shall be share to which he was entitled as a minor. उसके बाद वो entitled इन्होंने कहा कि पार्टनर जो है मेजर होने के बाद जो उसका प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में शेयर में है, जैसा एग्री किए थे ना उन्होंने, उतना उसका प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में शेयर के लिए वो एंटाइटल हो जाएगा। ठीक है यहां तक। दूसरी सिचुएशन जब आएगी अगर माइनर मेजर होने के बाद 6 महीने के अंदर पार्टनरशिप फर्म में मेंबर नहीं बने रहना चाहता तो क्या होगा? सिमरन जी पढ़िए। जी सर। सब subsection 8 where such सेक्शन person 30 elect सब रूल 8। oh sorry sir section 30 sub rule 8 where such person elects not to become a partner. Clause A. His rights and liabilities shall continue to be those of a minor under this section up to the date on which he gives public notice. कब तक राइट और लायबिलिटी बनी रहेगी उसकी बेटा? तो जब तक वो माइनर पब्लिक नोटिस नहीं देता है जिस दिन से वो कंटिन्यू करता है एज अ पार्टनर। तो माइनर अगर पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए मेंबर बना है तो उसकी लायबिलिटी मेजर होने के बाद बनी रहेगी जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं देता इस बात का कि वो मेंबर नहीं बनना चाहता। आगे आगे मैम।
Yes, sir. Sub B. His share his share shall not be liable for any act of the firm done after the date of the notice. बताओ। सर जिस दिन जब तक माइनर नोटिस नहीं देता है कि वो पार्टनर नहीं रहना चाहता है फर्म का, उस डेट तक उसके जो भी वो शेयर होंगे वो फर्म के लिए लाइबल होंगे। इसको आप ऐसे बोल सकते हो अदिति, पब्लिक नोटिस देने के बाद माइनर का जो हिस्सा है वो लाइबल नहीं रहेगा, मतलब नोटिस का इंपॉर्टेंस है। एंड द थर्ड थिंग इज सिमरन, यस सर। थर्ड सी। यस सर, यस सर। C. He shall not be entitled to sue the partners for his share of the property and profit in accordance with subsection 4. तो अगर उसको शेयर ना मिले तो अब यहां वो क्या कर सकता है? सर वो सू नहीं कर सकता है अपने पार्टनर्स को अगर उसे शेयर नहीं मिलता है सबसेक्शन 4 के अंडर में। तू नहीं कर सकता नहीं है, सू कर सकता है। ओह सॉरी सर, सू कर सकता है। ही शैल बी एंटाइटल टू सू द पार्टनर ऑफ हिज share of the profit and the property according 4 sub rule 9। aditi, संदीप, सहायक, Yes, sir. Yes, sir. बोलो। 9 सब रूल 9। Sub rule 9. Nothing in subsections 7 and 8 shall affect the provisions of section 28. ये तो ज्यादा पकड़ में नहीं आया बेटा, बट फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि माइनर जो है उस पे एस्टोपल नहीं लगता, ये मोटा मोटा बोल सकते हैं। आप कुछ बताओ सहायक। सर सेक्शन 28 का जो 7 एंड 8 जो है वो इस पे अफेक्ट नहीं करेगा माइनर के ऊपर। सर ये 7 और 8 इसी सेक्शन का 30 का। Nothing in subsection 7 and 8 shall affect the provision of section 28। चलिए। ये सर, ये सर। तो ये हमने माइनर को लेके एक पॉइंट आपको बोला है। इससे रिलेटेड कुछ माइनर टॉपिक हम 18 से ऑनवर्ड बताना चाहते हैं। पढ़िए आदित्य 18 नंबर चैप्टर 4। जी सर। Chapter 4, Relation of Partners to Third Parties, Section 18, Partner to be agent of the firm, subject हाँ, to रुको, क्या कह रहे बताओ, वे सीधा यही बताओ। सर चैप्टर 4 डील करता है कि पार्टनर का रिलेशन क्या होता है थर्ड पार्टी से। और और मार्जिनल नोट क्या बोलता है? जी, मार्जिनल नोट क्या बोलता है? पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर क्या होता है बेटा? फर्म का एजेंट होता है। उसके बाद मार्जिनल नोट 19 बोलो। Implied authority of partner as agent of रुको। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है? ये सब पढ़ाया बड़ा इसलिए पूछ रहा हूँ सीधा। म्यूचुअल एजेंसी। नो, हर्ष बताओ इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है?
सहायक इम्प्लाइड हर्ष? अथॉरिटी मीन सर, इम्प्लाइड अथॉरिटी मीन्स कि उसने नोटिस नोटिस दिया है बाकियों को एक्सप्रेसली। नहीं बेटा, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है, बोलो सहायक। सर फर्म के अंदर जो पार्टनर काम करता है उस काम से वो फर्म को बाइंड करता है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो सर पहली लाइन में बोला हर्ष कि फर्म के लिए हर पार्टनर फर्म का एजेंट के तौर पे काम करता है। दूसरी लाइन में सहायक ने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी, क्योंकि हर पार्टनर एजेंट होता है फर्म का, तो पार्टनर जो भी काम फर्म को बाइंड करने के लिए यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में करता है, वो अधिकार उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी के कंसेप्ट के रूप में मिला है, फर्म के एजेंट के रूप में मिला है। उसमें ये सारे काम कर सकता है जिससे कि फर्म को फायदा हो, पार्टनर को फायदा हो, परंतु वो ये 8 काम नहीं कर सकता। कौन से 8 काम हर्ष? सर फर्म्स का कोई डिस्प्यूट होता है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, तो वो सबमिट नहीं कर सकता सर। अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता सर फर्म के नाम पे। और सर एक ये भी बताया था सर आपने कि कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता सर फर्म के नेम पे ऐसे डायरेक्ट विदाउट कंसेंट। और सर अभी 3 ही याद आ रहे। ए फॉर आर्बिट्रेशन, बी फॉर बैंक अकाउंट, सी फॉर कॉम्प्रोमाइज, डी फॉर विड्रॉल, उसके बाद फिर एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी, एक्वायर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और किसी दूसरी पार्टनरशिप में मेंबर बनना। ये 8 काम आप इम्प्लाइड अथॉरिटी के नाम पे नहीं कर सकते। आपकी पावर को कम या ज्यादा किया जा सकता है। पार्टनरशिप में आपकी पावर को कम या ज्यादा कैसे करेंगे हर्ष? तो वो आपस में एग्रीमेंट करके पार्टनर से ना कम ज्यादा कर सकते हैं सर। लिखो, बोलो 20। Section 20, extension and restriction of partners implied authority. The partners in a firm may, by a contract between the partners, extend or restrict the implied authority of any partner. सर इसमें क्या कहना चाह रहा है ये? सर इसमें बोला कि पार्टनर्स फर्म के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी पार्टनर की, किसी भी पार्टनर की। अगला पढ़ो। Notwithstanding any such restriction, any act done by a partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm, unless the person with whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that partner to be a partner. पढ़ा है हर्ष? Yes sir. 21 नहीं सर, 20 का नॉट विथस्टैंडिंग ना, 20 का रहने दो इसको। 21 Section 21, partners authority in an emergency. A partner has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence.
in his own case, acting under similar circumstances, and such acts bind the firm. सर इसमें बताया गया कि पार्टनर के पास अथॉरिटी आ जाएगी इमरजेंसी के केस में कि वो सारे काम कर सकता है जिससे फर्म को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी तरीके के लॉस होने से, और वो लॉस इस तरीके का होगा जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने लिए करेगा और वो सारा एक्ट बाइंड करेगा फर्म को। इसमें कहा है इमरजेंसी के केस में पार्टनर को फर्म के प्रति फर्म को लॉस से बचाने के लिए पार्टनर का काम फर्म को लॉस से बचाना है, प्रॉफिट करवाना है? प्रॉफिट कराना, लॉस से बचाना है, प्रॉफिट करवाना है। तो अगर कोई इमरजेंसी फर्म में आ जाए तो हर पार्टनर को उस इमरजेंसी को ऐसे डील करना चाहिए जैसे वो उसकी पर्सनल इमरजेंसी आ गई। दूसरे तरीके से मैं बोलूं, हर पार्टनर इमरजेंसी में ऐसे काम करेगा जैसे कि एक सामान्य समझदार व्यक्ति, पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, पीओपी लिख रहे हैं यहां, पीओपी, पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, सामान्य समझदार व्यक्ति। जैसे एक सामान्य समझदार व्यक्ति के सामने कोई इमरजेंसी आए तो जैसी वो सावधानी अपने केस में बरतेगा वैसी ही सावधानी पार्टनर से फर्म के केस में इमरजेंसी में आवाज आ रही है, इमरजेंसी में कार्य करने की अपेक्षा की गई है। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म, कब कहेंगे कि फर्म बाइंड हो गई? जब हम या तो फर्म के नाम पे कोई काम करेंगे बेटा, या फर्म के नाम पे बेशक ना हो पर हमारा इंटेंशन फर्म को बाइंड करवाने का रहा हो, अपनी फर्म को। 22 बोला है मैंने, 23rd बोला आदित्य। Section 23. Effect of admissions by a partner. An admission or on representation made by a partner concerning the affairs of the firm is evidence against the firm if it is made in ordinary course of business. क्या कहना चाह रहे हैं सर कि अगर एक पार्टनर ने एडमिशन करता है, एक पार्टनर ने एडमिशन किया है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो उसके अगेंस्ट वो यूज हो सकता है, फर्म के अगेंस्ट वो यूज हो सकता है। अगर पार्टनर ने एडमिशन करा तो ये एक तरह से फर्म की एडमिशन आ जाएगी, फर्म की एडमिशन मानी जाएगी, ये बोलना चाह रहा है सिंपल भाषा में। क्योंकि वो हर्ष अभी आपने पढ़ा पार्टनर इज ए एजेंट ऑफ द फर्म, हेंस एडमिशन ऑफ द पार्टनर deemed to be admission of the firm. Next, Sayak. Section 24. Effect of notice to acting partner. Notice to a partner who habitually acts in the business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm, except in the case of a fraud in the firm committed by or with the consent of that partner. क्या कह रहे हैं?
सर जो पार्टनर हैबिचुअली एक्ट करता है, ऐसे इन जनरल एक्ट करता है बिजनेस ऑफ द फर्म के रिलेटेड, उसको अगर हमने नोटिस कर दिया, इसका मतलब हमने फर्म को नोटिस कर दिया। अगर हमने किसी फर्म के पार्टनर को किसी काम का नोटिस किया है, इंटीमेशन दी है, तो वो नोटिस, वो इंटीमेशन, वो नॉलेज ये मानी जाएगी कि फर्म को हो गई। फर्म को अलग से हमें नोटिस, नॉलेज, इंटीमेशन देने की जरूरत ना है, फ्रॉड वाले केस को छोड़कर। आगे बढ़िए आदित्य। जी सर। Section 25, liability of a partner for acts of the firm. Every partner is liable jointly with all the other partners and also severally for all acts of the firm done while he is a partner. सर जो पार्टनर होता है वो जॉइंटली एंड सेवरली, मतलब इकट्ठे वो लोग लाइबल होता है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। पार्टनर जो है वो ज्वाइंटली एंड आल्सो सेवरली, ऐसा लिखा हुआ आएगा पेपर में, ज्वाइंटली एंड आल्सो सेवरली। वो अलग तो अपने तौर, व्यक्तिगत तौर पे भी हर्ष, और वो सामूहिक तौर पे भी वो फर्म के कामों के लिए जिम्मेवार होगा। ठीक है, यहां तक आदित्य? चलिए हर्ष आगे बढ़ो। Section 26, liability of the firm for wrongful acts of a partner, where ये कहना चाह रहा है कि फर्म के पार्टनर ने गलत काम किया तो उसके लिए फर्म जिम्मेवार होगी। पढ़िए। where by the wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of the business of a firm or with the authority of its partners, loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the partner. सर इसमें बोला है कि अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है या फिर कोई ऐसा एक्ट जो करना था वो नहीं किया कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे फर्म के, या फिर पार्टनर्स ने अथॉरिटी दे रखी थी और उस वजह से किसी थर्ड पार्टी को लॉस या इंजरी हो गया या कोई पेनल्टी हो गई, तो उस केस में फर्म लायबल होगी उसी तरीके से जितनी लायबिलिटी पार्टनर की होगी। ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई पार्टनर किसी केस में गलत डिसीजन करता है, गलत माइंड अप्लाई करता है, तो उसके लिए भी फर्म की लायबिलिटी बनेगी। पढ़िए आदित्य। Section 27, liability of firm for misapplication by partners, where a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it, or B, तो पहले केस में उनको पैसे और प्रॉपर्टी मिली थर्ड पार्टी से पार्टनर को, और उसने सही तरीके से उसका यूज ना करा, मिसअप्लाई। आगे, or B, a firm in the course of its business receives money
or property from a third party, and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm, the firm is liable to make good the loss. इन सारे कामों के लिए जहां पर मनी या पैसा, जहां प्रॉपर्टी या मनी थर्ड पार्टी से पार्टनर को मिली और पार्टनर ने उसका मिस अप्लाई किया, तो उस मिस अप्लाई से होने वाले थर्ड पार्टी को लॉस को कौन बियर करेगा? हर से फर्म बियर करेगी सर। तो उसके लिए फर्म बियर करेगी, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। तो सर आप देखेंगे 29 प्री में आता कई बार। तो सर आप देखेंगे अभी हमने 18 से लेके और टोटल 30 तक सारे सेक्शन कराए। यहां तक क्लियर है सहायक अदिति? यस सर। उसके बाद 31 से लेके और 38 तक जो चैप्टर था उसमें हमने 37 में जब पार्टनर बाहर जाता है और प्रॉपर्टी अभी रहती है फर्म के साथ ही, तो अपने एसेट के साथ 6% ब्याज का उसने कहा गया है। हर सेक्शन 37 में 6% ब्याज का जिक्र है। ये प्री का सवाल है। 38 कोई काम का नहीं है और 36 में अभी आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो बाकी सेक्शन पूरे कवर कर दिया हमने। अदिति, फिर उसके बाद अगला चैप्टर बोलो साहब। सर 6% प्रॉफिट ये कहाँ पर है, किस सेक्शन पे? इंटरेस्ट बोला मैंने 6%। 37 में पहले पैराग्राफ में नीचे से सेकंड लाइन। यस सर। उसके बाद चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं 39 से लेके 45 तक। इसमें बाकी काम के नहीं है। रनिंग रीडिंग का है, एक 48 रह गया, वो मैं आपको बताऊंगा। और 54 और 55 ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता दूंगा। उसके बाद चैप्टर 7 रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, इसका मैंने आपको 56, 57, 58, 59 ये सेक्शन कराए हैं। 60 से लेके और 68 ये कोई काम के ना है। 69 एक कंसेप्ट है जो मैंने आपको कराया है, और 70 ये मैंने आपको कराया है। 72 ये मैंने आपको कराया। तो पीछे तक के सारे सेक्शन हो गए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। बीच में एक दो सेक्शन रह गए, वो मैं आखिरी क्लास में आपको करवा दूं। इससे पहले 18 से पहले हमने 1 से लेके 8 डेफिनेशन क्लोज, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, और आपका पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होती है, और मोड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द काइंड ऑफ पार्टनरशिप,
ये मैंने आपको कराया है। तो सर कोशिश करेंगे कल इसको हम, कल नहीं, कल या परसों को इसको खत्म कर, क्योंकि कल तो इसके मिसलिनियस सेक्शन हो जाएंगे हर्ष, और एक कंसेप्ट डिफरेंस का बच जाएगा। तो आप इस पे होमवर्क करके आइए, कल डिफरेंस का एक क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा आपको, और परसों इसको खत्म कर देंगे। ठीक है अदिति, कोई डाउट? कल आप इस पे होमवर्क करके आइए हर्ष। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप का जो अंतर आपने तैयार करके लाना है। कंपनी, एलएलपी, प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड द को ओनरशिप। ठीक है, यहां तक है आदित्य जी? कोई डाउट? हर्ष? कल सर मतलब ये 5 डिफरेंसेस होंगे आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये होंगे, और जो मिसली, अगर मान ले टाइम बचेगा तो मिसलेनियस खत्म, मतलब कल भी खत्म हो सकता है ये एक्ट। ठीक है सर। तो कल का टॉपिक मतलब डिफरेंस ही है ना मेन? हाँ, डिफरेंस, वेरियस डिफरेंस विद पार्टनरशिप, ठीक है या सर। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड द अदर कंसेप्ट। ठीक है, यहां तक आज के लिए इतना ही है। अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं अदिति, खान जी, बस सायक, सिमरन, संदीप, बोलो। सर शाम को सीपीसी में एग्जीक्यूशन है ना? हाँ, अटैचमेंट बोला मैंने, मतलब वो अरेस्ट और डिटेंशन का रह रहा है, थोड़ा बहुत रिवाइज करवाएंगे, और फिर अटैचमेंट। ठीक है सर। राजीव जी क्या हाल है? हर्ष बंद कर दीजिए। सर आपको अपने एंड से करना पड़ेगा वो ना, मैं अच्छा जी, टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, आज के लिए इतना।